अंधकार से उभरती हैं अज्ञात, अनोखी और अजीब चीजों की भूतिया उंगलियां। इन अंगों का कोई और उद्देश्य नहीं है सिवाय हमें एक डरावनी खाई में खींचने के, जो हमें उन रहस्यों की डरावनी गूंज के आगे झुकने के लिए मजबूर करती है जिन्हें कभी सुलझाया नहीं जा सकेगा। नंबर 20। ब्रिटिश म्यूजियम में एक अद्भुत रहस्यमय प्राचीन वस्तु मौजूद है। अब वह वस्तु बेहद संवेदनशील नई तकनीक की कुंजी बन गई है, जिससे मानव बीमारियों और सुरक्षा जांच में जैविक खतरों का पता लगाना संभव हो सकता है। ये गुण तो इतने विशिष्ट और जादुई लगते हैं कि सच न लगे, लेकिन स्मिथसोनियन मैगजीन ने इन्हीं को रोमन लाइकर्गस कप के रंगीन रहस्य के रूप में बताया है। पहली नजर में यह अन्य भव्य कांच के प्याले जैसा ही लगता है, रोमन कांचकारी का एक उत्कृष्ट नमूना जिसमें पौराणिक दृश्य है। इस मामले में बारीकी से बुने गए सुनहरे विवरण थ्रेस के राजा लाइकर्गस, या जैसा कुछ लोग कहते हैं लाइकर्गस की कहानी बताते हैं, जो निर्दयी बेलों में उलझे हुए नजर आते हैं। प्याले की खोज पर पुरातत्वविदों ने तुरंत इसका छुपा रहस्य खोज लिया, जो तुरंत स्पष्ट हो गया। शुरुआत में यह प्याला जेड हरा दिखता है, खासकर सामने से रोशनी देने पर, लेकिन जब इसे पीछे से रोशनी मिलती है तो कुछ अजीब होता है। रंग चमत्कार की तरह बदल जाता है। यह गहरा लाल हो जाता है, चेतावनी का रंग, उस तरल का रंग जो हमें जीवित रखता है। यही रहस्यमय पहेली वैज्ञानिकों को दशकों तक उलझाए रही। बहुत शोध के बाद लाइकर्गस कप 1950 में ब्रिटिश म्यूजियम को दिया गया, लेकिन इसकी कहानी यही नहीं रुकी। अगले 40 सालों तक यह प्याला विश्लेषण और जांच में रहा, क्योंकि विशेषज्ञ इसकी रंग बदलने की वजह समझने की कोशिश कर रहे थे। उसका जवाब 1990 तक मिल गया था। इंग्लैंड के शोधकर्ताओं ने टूटे हुए हिस्सों के कुछ नमूने हासिल किए, जिन्हें उन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे जांचा, और तब उन्हें कुछ वाकई अद्भुत और शायद थोड़ा डरावना भी मिला। रोमन कारीगर नैनो टेक्नोलॉजी के अग्रदूत थे। पता चला कि इस कप के निर्माताओं ने कांच में चांदी और सोने के छोटे छोटे टुकड़े मिला दिए थे, जिन्हें 50 नैनोमीटर जितना बारीक पीसा गया था। यह नमक के एक दाने के आकार का 1/1000वां हिस्सा भी नहीं है। यह मिश्रण बहुत सटीक था, जो दर्शाता है कि रोमनों को पता था वे क्या कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि एक बार फिर प्राचीन सभ्यताएं हमसे एक कदम आगे थीं, जैसा कि वे हमेशा रही हैं। उन्होंने नैनो टेक्नोलॉजी का आविष्कार आधुनिक विज्ञान के इस अवधारणा पर विचार करने से भी 1000 साल पहले कर लिया था। नंबर 19। 11 मार्च 2011 को जापान ट्रेंच के निवासियों को एक जोरदार झटका लगा। एक भूकंप जिसकी तीव्रता 9.1 थी होन्शु के उत्तर पूर्वी तट से टकराया, जिससे एक विशाल सुनामी आई जो सिर्फ 30 मिनट में तटों पर पहुंच गई, समुद्री दीवारों को गिरा दिया और आने वाले दिनों में 3 परमाणु रिएक्टरों को निष्क्रिय कर दिया। ये घटना 2011 तोहोकू भूकंप और सुनामी के नाम से जानी गई। ये एक ऐसी आपदा थी जिसने घरों को समतल कर दिया, जमीन को नष्ट कर दिया, बिजली आपूर्ति को ठप कर दिया और हजारों हजार लोगों की जान ले ली। 15,899 मौतें दर्ज की गई, 2,526 लोग लापता थे और 6,000 से अधिक लोग घायल हुए थे। 1,23,000 घर ढह गए और 10 लाख से अधिक घरों को नुकसान पहुंचा। 12 फीट ऊंची और 500 मील प्रति घंटे की रफ्तार से आई सुनामी अधिकांश नुकसान के लिए जिम्मेदार थी। इस भयानक घटना में बचने वाले लोग बिना घर, बिना खाना और दिमाग में डरावनी याद के साथ रह गए। इस तीव्र और दर्दनाक घटना की यादों, आंकड़ों और नुकसान के साथ साथ एक रहस्य भी जुड़ा है जो किसी भी व्याख्या से परे है। ये उन कथित भूत देखे जाने की लहर और अकथनीय मुठभेड़ों के रहस्य की बात थी जो सुनामी की तबाही के बाद शुरू हुई। जैसे ही तट पर जिंदगी सामान्य होने लगी थी, अजीब घटनाएं शुरू हो गई। सबसे प्रभावित सेंदाई और इचिनोमाकी में टैक्सी ड्राइवरों ने परेशान करने वाली कहानियां सुनाई। कई ड्राइवरों ने कहा कि वे ऐसे यात्रियों को बिठाते थे जो मंजिल से पहले ही रहस्यमय ढंग से गायब हो जाते थे।
अक्सर यात्रियों ने ऐसे पते बताए जो अब नहीं थे, क्योंकि सुनामी ने वे इलाके तबाह कर दिए थे। सुनामी के बाद टैक्सी ड्राइवरों ने ठंडी पिछली सीटों और भूतिया यात्रियों के साथ अजीब बातचीत की और यात्री गायब होने पर भी सफर पूरा किया। अन्य निवासियों ने भीगी आकृतियां, बिना वजह हिलती वस्तुएं और अजीब तरह से चल रहे इलेक्ट्रॉनिक्स देखे। संदेहवादियों के पीटीएसडी के दावों के बावजूद निवासियों ने अपनी कहानियों पर कायम रहे, जिससे एक दिलचस्प और डरावना रहस्य बना रहा। नंबर 18। पल्मायरा सीरियाई रेगिस्तान में प्राचीन ताड़ के पेड़ों का शहर, एशिया और यूरोप के बीच सिल्क रूट्स पर एक प्रमुख व्यापारिक और सांस्कृतिक केंद्र था। स्थानीय संस्कृति को रोमन साम्राज्य में शामिल कर रानी जेनोबिया के नेतृत्व में यह स्वतंत्र हुआ और पूर्वी रोमन क्षेत्रों को जोड़कर पल्मायरीन साम्राज्य बना। शहर की वास्तुकला में मेसोपोटामियन, सेमिटिक, लेवेंटाइन, फारसी और इस्लामी विरासत का मिश्रण दिखाई देता था। अभिलेखों के बावजूद दो सवाल इतिहासकारों को हैरान करते रहे। 1 लाख लोग रेगिस्तान में कैसे जीवित रहे और वो शहर वहां क्यों बसाया गया? नॉर्वेजियन और सीरियाई शोधकर्ताओं ने 2000 के दशक के मध्य में ये रहस्य सुलझाए। उन्होंने देखा कि यह सूखा घास का मैदान पहले हरा भरा था, जिसे पल्मायरा और आसपास के कृषि गांवों के जलाशयों ने पोषित किया था। इन समुदायों ने 6 इंच वार्षिक वर्षा को नहरों से खेतों तक पहुंचाकर सिंचाई और भोजन की स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित की। शहर का स्थान रणनीतिक था, ये कोई संयोग नहीं था। ये उन नदी मार्गों का विकल्प था जिन पर साम्राज्यों का नियंत्रण और भारी कर लगते थे। पूरब में फारसी, पश्चिम में रोमन हावी थे। ये भारी नदी करों से बचने के लिए यात्री रेगिस्तान से होकर निकलते थे। इस प्रवृत्ति को देखते हुए रणनीतिक लोगों ने पामायरा को एक कर मुक्त व्यापार केंद्र और विश्राम स्थल के रूप में स्थापित किया, जिससे प्राचीन समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान मिला। इन रहस्यों का समाधान पामायरा को उद्धरण के अनुसार इतिहास का एक पारदर्शी हिस्सा बनाता है। नंबर 17। अजीब और रहस्यमय घटनाएं सिर्फ चर्चों या मोहल्लों तक सीमित नहीं हैं। ये डरावनी घटनाएं कहीं भी हो सकती हैं और कोई भी देख सकता है। जहां अजीब घटना की सबसे कम उम्मीद हो, वह जगह स्पेस सेंटर होगी। और अगर इसे किसी आधिकारिक कर्मचारी द्वारा देखा जाए तो ये संभावना की सीमा से भी बाहर है। फिर भी 1986 में ठीक यही हुआ था। ह्यूस्टन, टेक्सास में तेज हवा वाली रात थी और नासा के जॉनसन स्पेस सेंटर पर अंधेरा छा रहा था। शाम का काम खत्म कर रहे थे नासा के अभिलेखपाल फ्रैंक शॉ, जिन्होंने अभी अभी अपनी शिफ्ट खत्म की थी और पार्किंग में अपनी कार की ओर जा रहे थे। ऑफिस में आज का दिन काफी शांतिपूर्ण और बिना किसी घटना के बीता था। फ्रैंक शॉ का दिन अब और दिलचस्प होने वाला था, लेकिन उनकी सोच के मुताबिक नहीं। जैसे ही वो गाड़ी के पास पहुंचे, आर्काइविस्ट ने आंख के कोने से कुछ हिलता देखा और रुक गए। उसका सिर ऊपर की ओर उठ गया। उसकी नजरें विशाल जॉनसन स्पेस सेंटर बिल्डिंग की छत से मिल गई। उसने किसी चीज को आंखें मिचमिचाकर देखा, कुछ ऐसा जिसने उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी, और उसने चाहा कि काश वह अपनी कार में जल्दी चढ़ गया होता। बिल्कुल सबसे ऊपर एक ऐसा नजारा था जिसने सिर्फ डर ही पैदा किया। वो एक ऐसा जीव था जिसे पहले कभी नहीं देखा गया था, बड़ा और रात की तरह गहरा काला। उसके पास विशाल चमगादड़ जैसे पंख थे जो एक गारगोइल की तरह दिखते थे। घबराहट में शॉ बस उसे घूरते रहे, कुछ नहीं कर सके। ऐसा लग रहा था जैसे हर बुरा सपना उसकी आंखों के सामने सच हो गया और डर उसके पूरे शरीर में फैल गया। उस प्राणी ने शॉ को देख लिया और उसकी नजरें शॉ की आंखों से मिली। बाद में अभिलेखपाल ने कहा कि गारगोइल को उसकी फैलाई घबराहट में मजा आ रहा था। उस प्राणी ने पंख फैलाए और रात में उड़कर चटकती आवाज निकाली। कई और मिनट बीत गए इससे पहले कि वह आदमी खुद को शांत करके हिलने डुलने लायक हो पाया। वो कांपते हुए कार में बैठा और घर की तरफ चला। घर पर परिवार उसके आने का इंतजार कर रहा था। वह आमतौर पर जितना देर करता था उससे भी ज्यादा देर से आया, जिससे परिवार में चिंता पैदा हो गई। जैसे ही शॉ घर पहुंचे, परिवार को तुरंत एहसास हो गया कि कुछ गलत है।
शॉ का चेहरा पीला था, वह हाँफ रहे थे और जल्द ही उन्होंने अब तक की सबसे अजीब कहानी सुनाई। बिल्कुल, परिवार ने उन पर विश्वास नहीं किया और सोचा कि शायद उन्होंने जो देखा था उसे गलत समझ लिया होगा। उन्होंने तय किया कि शॉ को यह घटना किसी को नहीं बतानी चाहिए और शॉ ने वादा निभाया क्योंकि वह उस रात को भूलना चाहते थे। हालांकि इस भयानक प्राणी के ख्याल से परेशान होकर उन्होंने अपने एक दोस्त से, जो उनके पर्यवेक्षक भी थे, इस बारे में बात की। शॉ को तुरंत नौकरी से निकालने की उम्मीद थी, लेकिन प्रतिक्रिया देखकर उन्हें सुखद आश्चर्य हुआ। पर्यवेक्षक ने बताया कि वह गारगोइल पहले भी कई लोगों ने देखा है। बताया गया है कि गारगोइल दिखने और अंतरिक्ष केंद्र में 2 गार्डों की रहस्यमय मौतों से पहले ही एक फाइल खोली जा चुकी थी। शॉ को थोड़ी राहत महसूस हुई, लेकिन यह तथ्य कि वह पागल नहीं थे या उन्होंने उस प्राणी की कल्पना नहीं की थी, कई नए सवाल और बड़े जोखिम लेकर आया। ह्यूस्टन में वे और अन्य गवाह क्या देख रहे थे? नंबर 16। मकाबीज की पहली और दूसरी गैर कैनोनिकल पुस्तकों में हम मकाबियन विद्रोह के बारे में जानते हैं, जो प्राचीन यरूशलेम में हेलेनिस्टिक काल के दौरान बाइबल संदर्भ में एक महत्वपूर्ण घटना थी। फर्स्ट मकाबीज 133 में लिखा है, उन्होंने दाऊद के नगर को मजबूत दीवारों और मीनारों से किलेबंद किया, जो उनका गढ़ बन गया। इतिहासकारों ने, जिन्होंने बाइबल घटनाओं के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण किया है, यह मानना शुरू किया कि यह अंश अकड़ा के निर्माण और स्थापना की ओर इशारा करता है। यही निर्माण, जो विदेशी दमन का प्रतीक था, विद्रोह के दौरान संघर्ष का केंद्र बिंदु बन गया, जहां यहूदी विद्रोह सेल्यूकिड शासन और हेलेनिस्टिक प्रभाव के खिलाफ खड़ा हुआ। इस विद्रोह का नेतृत्व यहूदा मकाबी और उनके भाइयों ने किया, जो धार्मिक स्वतंत्रता को पुनः प्राप्त करना चाहते थे। अकरा की उपस्थिति विदेशी प्रभुत्व और धार्मिक उत्पीड़न की याद दिलाती थी, और इसका विनाश यहूदी स्वायत्तता की पुनर्स्थापना में एक महत्वपूर्ण क्षण बन गया। अकरा, जिसका अर्थ है किला, की स्थापना यूनानी शासक एंटियोकस एपिफेनेस ने की थी, जो सेल्यूसिड साम्राज्य के शासक थे, इससे पहले कि यह यहूदा द्वारा कब्जा कर लिया गया और बाद में नष्ट कर दिया गया। यही घटना और विजय यहूदी त्योहार हनुक्का का केंद्र बिंदु है, जो दूसरे मंदिर के पुनः समर्पण की याद में मनाया जाता है। इतिहासकारों और व्याख्याकारों का मानना था कि बाइबल में उल्लेखित कई अन्य शहरों और स्थानों की तरह अकरा वास्तव में अस्तित्व में था और अब किसी अज्ञात स्थान पर खंडहरों में पड़ा है। संभवतः उसके ऊपर निर्माण हो चुका है। अकरा की सटीक स्थिति विद्वानों और पुरातत्वविदों के बीच बहस का विषय बनी रही, जिससे इस प्रसिद्ध किले की खोज शुरू हुई और यरूशलेम में कई खुदाइयां की गई, इस उम्मीद में कि कोई प्रमाण सामने आएगा। लंबे समय से माना जाता है कि इतिहास का यह हिस्सा शहर के दक्षिण पूर्व में मंदिर पर्वत के पास था। किलेबंदी की दीवारों के टुकड़े, बर्तन और कलाकृतियां मिली, पर कई खुदाइयों के बाद भी पक्के अवशेष नहीं मिले। अकरा की स्थिति का रहस्य इतिहासकारों को सदी भर परेशान करता रहा और हर असफल अभियान के साथ इसे खोजने की उम्मीदें घटती गई। इससे उन्हें यह सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि क्या अकरा का उल्लेख मैकाबीस की पुस्तक और जोसेफस फ्लेवियस की लिखावट में है, जिनमें बताया गया कि किला दाऊद नगर की सीमाओं के भीतर था। पता चला वे सटीक नहीं थे। अप्रत्याशित रूप से अकरा को खोजने की उम्मीद छोड़ने के बाद इजरायली पुरातत्वविदों ने नवंबर 2015 में बड़ी सफलता पाई। यरूशलेम में इजरायल पुरावशेष प्राधिकरण 2500 घिवाती पार्किंग स्थल की खुदाई कर रहा है और अगले कई वर्षों में और भी अधिक सुराग मिलने लगे, जिससे यह स्पष्ट होने लगा कि किला वास्तव में कहां स्थापित किया गया था। इसकी एक बिल्कुल अलग तस्वीर उभरने लगी। 2015 में खुदाई शुरू होने के 1 दशक बाद अकरा की खोज हुई, जो शहर की दीवारों के बाहर एक पहाड़ी पर स्थित था, एक रणनीतिक स्थान जहां से वह नीचे बसे हुए घाटी क्षेत्र पर नजर रख सकता था। उसका स्थान ऐसा था कि वहां से मंदिर तक जाने वाले सभी रास्तों पर नियंत्रण रखा जा सकता था। इन खंडहरों को समय समय पर बार बार प्लास्टर किया गया था और ये केवल 10 वर्षों की सावधानीपूर्वक खुदाई, धूल हटाने और पीढ़ी दर पीढ़ी जमी परतों को हटाने के बाद ही फिर से सामने आए। पिछली पीढ़ियों के जमाव के नीचे वहां एक मजबूत टावर के अवशेष,
एक विशाल दीवार और एक खड़ी रक्षात्मक ढलान मौजूद थे। अपनी खोज की पुष्टि करते हुए पुरातत्वविदों ने सिक्के, शराब के घड़े, हथियारों के टुकड़े और वही बैलिस्टा पत्थर और तीरों की नोकें पाईं जिन्हें वर्षों पहले हस्मोनियन ने अकड़ा पर कब्जा करने के प्रयास में चलाया था। नंबर 15। चमत्कारों की अफवाहें कई बार लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि वे पवित्र घटना है या धोखा या सामूहिक उन्माद। मदर मैरी के दर्शन और उनकी कथित दिव्य संदेश की बात करें जो कभी कभी खबरों में आते हैं तो हम भी यही सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। ऐसा ही एक चमत्कारी मामला 12 जनवरी 1973 को शुरू हुआ था। सिस्टर एग्नेस कात्सुको सासागावा, जो एक जापानी नन थी और बहरी थी, सबसे पहले उन्होंने ही इन अजीब और रहस्यमय दर्शनों का अनुभव किया। उस दिन उन्होंने देखा कि टैबरनेकल, जो भगवान की उपस्थिति का प्रतीक था, से एक चमकदार किरण निकल रही थी। यह रहस्यपूर्ण था और सिस्टर एग्नेस हैरान रह गई। आखिरकार ये विचार उनके मन से मिट गया। 2 दिन बाद वही रहस्यमय रोशनी फिर नजर आई, जिससे अजीब घटनाओं की शुरुआत हुई जिन्हें वो आगे अनुभव करने वाली थी। 28 जून को उस नन को अचानक कथित स्टिग्माटा का सामना करना पड़ा। वे घाव जो किसी व्यक्ति की त्वचा पर अचानक उभर आते हैं, अक्सर सूली पर चढ़ाए जाने से जुड़े होते हैं। उसके बाएं हाथ पर घाव था जो क्रॉस जैसा दिखता था। सिस्टर एग्नेस का हाथ लाल दागों से भरा था और दर्द से धड़क रहा था। स्वीकारते ही पास रखी मैरी की लकड़ी की मूर्ति चमकने लगी। कई दिन और कोई घटना नहीं हुई। फिर जुलाई की शुरुआत में वो सत्ता उससे बोलने का फैसला करती है। चैपल में प्रार्थना करते समय कात्सुया पेड़ की एक ही लकड़ी के टुकड़े से बनी धन्य वर्जिन मैरी की मूर्ति एक संदेश का माध्यम बन गई। उससे आवाज निकली जिसे सिस्टर एग्नेस चमत्कारिक रूप से सुन सकी। उस आवाज ने कहा, उनकी बहरापन जल्दी ठीक हो जाएगी। उन्हें इंसानों के पापों के प्रायश्चित की प्रार्थना करने और देखी बातें वरिष्ठा को बताने के निर्देश दिए गए। उसी दिन चर्च की अन्य बहनों ने देखा कि मूर्ति के हाथ से लाल तरल टपक रहा है। 4 बार ऐसा हुआ कि वह प्रवाह फिर से शुरू हो गया, जिससे चर्च में डर की लहर के साथ साथ जिज्ञासा भी फैल गई। कहा जाता है कि मूर्ति के हाथ का घाव महीनों तक रहा, फिर 29 सितंबर को रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। फिर बहनों ने देखा कि वर्जिन मैरी की गर्दन और माथे पर पसीना आने लगा। उसके कुछ दिन बाद सिस्टर एग्नेस को दूसरा संदेश मिला। इस बार आवाज ने समझाया कि प्रभु में बढ़ता हुआ क्रोध यह संकेत देता है कि पूरी मानवता पर एक बड़ा दंड आने वाला है। नन को फिर निर्देश मिला कि वह अपने वरिष्ठ अधिकारी को सब कुछ बताए। 13 अक्टूबर को सिस्टर एग्नेस को उस प्रकट रूप से, जिसे अकीता की माता मरियम कहा गया, तीसरा और अंतिम संदेश मिला। आवाज ने कहा कि यह संदेश उसके वरिष्ठ अधिकारी को जाएगा। उन्होंने कहा कि लोग न पश्चाताप करते हैं न खुद को सुधारते हैं, इसलिए पिता मानवता को बड़ा दंड देंगे। सिस्टर ने कहा कि आवाज ने उनसे कहा, एक दानव कई आत्माओं को कब्जे में लेगा और पापों की बढ़ोतरी के लिए माफी नहीं होगी। बाकी सिस्टरों और उनकी प्रमुख के सामने ये बातें डर पैदा कर गई। ये धमकी भरा था और इसे और भी डरावना बना दिया उस कथित शारीरिक द्रव ने, जो अगले 6 सालों तक मूर्ति की आंखों से बहता रहा, फिर अचानक रुक गया। इस घटना की जांच शुरू की गई और जापानी कैथोलिक चर्च ने इसे असली माना। उन्होंने इसे एक पवित्र घटना माना, लेकिन वैज्ञानिक समुदाय के लोग इसे समझ नहीं पाए। यहां असल में क्या हुआ था? क्या यह भी धोखा था जैसा कई बार हुआ है, या यहां कुछ और खतरनाक चल रहा था? नंबर 14। आधुनिक इलिनॉइस में कभी काहोकिया नाम का एक प्राचीन शहर था और अपनी अनोखी संस्कृति और विशाल मिट्टी के टीलों के लिए जाना जाता था, जिनका इस्तेमाल घरों, दफन और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए किया जाता था। करीब 120 टीले 15 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले हुए थे, जहां किसानों, कारीगरों और खगोलविदों का एक जीवंत समुदाय बसता था। काहोकिया की शुरुआत 700 ईस्वी में हुई थी और 1050 ईस्वी तक यह लंदन या पेरिस से भी बड़ा महानगर बन गया था। लेकिन सिर्फ 200 साल बाद
पूरी सभ्यता रहस्यमय तरीके से गायब हो गई और पीछे सिर्फ मिट्टी के ढांचे ही रह गए। कई सदियों तक काहोकिया लोगों का भाग्य रहस्य रहा और उनके बारे में केवल राजनीतिक या पर्यावरणीय आपदाओं के सिद्धांत थे जिनके ठोस सबूत नहीं थे। 2020 के दशक की शुरुआत में इस रहस्य को हल किया गया जब शहर के केंद्र के पास स्थित हॉर्स शू लेक की जांच की गई, जो एक महत्वपूर्ण विशेषता थी जिसे पहले विशेषज्ञों ने नजरअंदाज कर दिया था। झील में मानव गतिविधि के सबूत खोजने के लिए खुदाई करने पर पता चला कि काहोकिया की स्थापना से पहले वहां नियमित रूप से बाढ़ आती थी, जो एक खतरा था, लेकिन वह कुछ समय के लिए कम हो गया, जिससे शहर को फलने फूलने का मौका मिला। अप्रत्याशित रूप से लगभग 1200 ईस्वी के आसपास भीषण बाढ़ फिर से लौट आई। गाद के नमूनों से पता चला कि एक बाढ़ से मोटी सिल्ट की परत जम गई, जिससे फसलें और घर तबाह हुए और कम से कम 15,000 लोगों को वहां से निकलना पड़ा। हालांकि पतन तुरंत नहीं हुआ, लेकिन लगातार बाढ़ और समस्याओं से इस सभ्यता का धीरे धीरे पतन हुआ और लोग अन्य समुदायों में मिल गए, जब तक कि काहोकिया पूरी तरह ऐतिहासिक रिकॉर्ड से गायब नहीं हो गया। नंबर 13, सुहेरो क्यूचिनो एक दिलचस्प जीवन जिया। वो लेखक और धूमकेतु खोजी थे जिन्होंने 4 धूमकेतु खोजे। एक धूमकेतु का नाम उनके नाम पर रखा गया था। ये खगोलीय वस्तुएं ढूंढना मुश्किल है क्योंकि ये तारों से कम रोशनी देती है। क्यूची को धूमकेतुओं का महान शिकारी माना जाता था, लेकिन एक और वजह भी है जिसने इस व्यक्ति को बदनाम किया। एक रहस्य इतना अजीब है कि वैज्ञानिक आज भी हैरान हैं। उसकी कहानी 1977 में शुरू हुई जब वो 22 साल का था और जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स में काम कर रहा था। एक फ्लाइट डिस्पैचर के रूप में उसने हवाई संचालन नियंत्रण की देखरेख की, खासकर ओमियामा इबाराकी में ह्याकुचुरी एयरबेस के लिए। एक शाम काम पर रहते हुए क्यूची को अपने पेट से उठती हुई तेज दर्द की लहर ने घेर लिया। उसके सहकर्मियों को तुरंत पता चल गया और उसे जल्दी से अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में क्यूची को डुओडेनम में रुकावट का पता चला। यह स्थिति जानलेवा थी, जिससे यह युवा व्यक्ति नहीं बच सका। कई मिनटों तक उसे जीवित करने की कोशिश करने के बाद उसे मृत घोषित कर दिया गया और बस यही था। डॉक्टरों ने स्क्रब्स उतारे और शव की तैयारी शुरू हुई। 30 मिनट बाद अस्पताल स्टाफ फिर रोजमर्रा की दिनचर्या में लौट गया। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे समझाना मुश्किल था। कुची जाग गया। वो ऐसे जगह जैसे गहरी नींद में था, पर वो नहीं था। उसके निधन पर कई डॉक्टर मौजूद थे, पर उनकी सभी कोशिशें असफल रहीं। हालांकि बहुत से लोग उम्मीद करते कि कुची इतने लंबे समय तक गायब रहने के बाद उसे कुछ दिमागी नुकसान या अन्य स्वास्थ्य समस्याएं होंगी, लेकिन वो पूरी तरह ठीक था। बस उसकी लगभग शाश्वत नींद के दौरान उसके साथ एक अजीब घटना घटी थी। घोर अंधेरे में पहुंचने पर कुची ने दूर एक रोशनी देखी। वो रोशनी असल में एक सुरंग थी जिसमें कुची अनजाने में खिंच रहा था। अंदर जाते ही वो एक नए दृश्य में पहुंच गया जहां चारों ओर फूल और हरे भरे घास के मैदान थे। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि कुची ने दावा किया कि उसे अपने शरीर की पूरी संवेदनाएं महसूस हो रही थी। वो नंगे पांव चला और अपने पैरों के नीचे की मिट्टी और घास महसूस कर सकता था। उसे जल्दी एक नदी मिली जिसमें नाव हिल रही थी। वह नाव पर चढ़ा और चप्पू चलाने लगा, जो कठिन था, और दूसरी तरफ पहुंचते ही थक गया। किनारे पहुंचकर कुची ने देखा कि वह अकेली नहीं है। 5 अजनबी उसकी ओर आ रहे थे। उनमें से एक ने उससे वहां होने का कारण पूछा। वह इतना हैरान था कि जवाब नहीं दे सका। महिला उसे पहाड़ ले गई। वहां उसे इन अजनबियों की पहचान मिली। वे उसके दिवंगत चचेरे भाई और दादा दादी थे। इस खुलासे के बाद कुची को पहाड़ पर एक चेहरा मिला जिसने उसे कुछ याद दिलाया। कुछ ही पलों बाद कुची ने खुद को अस्पताल में जागते हुए पाया। उसका कहना था कि वह महसूस कर सकता था कि उसकी सांस और दिल की धड़कन रुक गई थी, लेकिन वो अभी तक अपने शारीरिक शरीर में वापस नहीं आया था। उसका परिवार, जो उसके चारों ओर आंसुओं से भीगे गालों के साथ खड़ा था, उसकी कही एक भी बात नहीं सुन पा रहा था। कुची अपनी माँ के पीछे कमरे से बाहर भी गया और उसने अपनी माँ को अपनी बहनों से बात करते हुए सुना, जिसमें वह उन्हें उसकी मृत्यु के बारे में बता रही थी। कुची के फिर जीवित होने पर
परिवार हैरान था। वो अपनी माँ की दोनों बहनों से बातचीत भी याद कर सका जो उसने सुनी थी। इस घोषणा से वे सभी स्तब्ध रह गए। कुची ने होश में आने के बाद उन अन्य घटनाओं को याद करना शुरू किया जो उसने अनुभव की थी। एक अनुभव के दौरान वह हजारों साल पीछे महाबाढ़ के समय में चला गया था। उसने पता लगाया कि पानी एक धूमकेतु से आया था जो पृथ्वी के पास से गुजरा। गुरुत्वाकर्षण ने धूमकेतु की बर्फ को पृथ्वी के वायुमंडल में खींचा, जिससे तेज बारिश हुई और समुद्र स्तर एक पल में 2000 मीटर बढ़ गया। कुची ने कथित रूप से ब्रह्मांड की रचना का अनुभव किया। उसने दावा किया कि वो समय में वापस जाकर बिल्कुल शुरुआत तक गया था। ये अनुभव उसे बिग बैंग के सिद्धांत में अपने विश्वास पर पुनर्विचार और एक महान सार्वभौमिक चेतना की उपस्थिति का संकेत देने पर विवश कर गया, जहां ब्रह्मांड स्वयं एक विशाल चेतना है। उस युवक ने भविष्य के कुछ पहलुओं की भी भविष्यवाणी की थी, यह दावा करते हुए कि 80 के दशक में मानवता प्राचीन दुनिया की एक उन्नत सभ्यता के प्रमाण खोज लेगी। 2024 और 2027 के बीच दक्षिण अमेरिका में विशाल कंकाल पाए जाएंगे। ये सभी घटनाएं 30 से 40 मिनट के भीतर हुई, जिससे कुची और पूरी दुनिया के सामने कई अनसुलझे सवाल रह गए। डॉक्टर और वैज्ञानिक उसके पुनर्जीवित होने और उसके साथ आई अजीब कहानियों से हैरान रह गए। नंबर 12। मोरक्को के ऊंचे एटलस पर्वतों में बसा ओवराम गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है। ये पर्वत जो मनमोहक और शांत हैं, कभी कभी शत्रुतापूर्ण और खतरनाक भी हो सकते हैं, फिर भी यही वातावरण सदियों से बर्बर लोगों का घर रहा है। इसे इजरेन जेरिन कहते हैं, एक शब्द जिसका अर्थ है पहाड़ों के पहाड़। यह नाम उस विशाल प्राकृतिक संरचना के लिए उपयुक्त है जो हजारों किलोमीटर फैली है और आज भी अभेद्य बाधा दिखती है। लेकिन वो पहाड़ नहीं थे जिन्होंने पुरातत्व समुदाय को 130 साल से भी ज्यादा समय तक उलझन में डाले रखा। यही अज्ञात स्रोत वाली चट्टानों का वह समूह है जिससे वह ढेर बना जिस पर अरुए गांव बसा है। समुद्र तल से 13,000 फीट ऊपर यह कस्बा एक विशाल ढेर पर खड़ी ढलानों के किनारे और एक प्रमुख विवर्तनिक फॉल्ट पर खतरनाक तरीके से टिका है। दशकों तक विशेषज्ञ इन विशाल चट्टानों के ढेर को देखकर हैरान रहे कि ये वहां कैसे इकट्ठा हुई। जवाबों की जगह केवल सिद्धांत ही पेश किए गए, जैसे कि यह विचार कि किसी हिमनद की गति ने इन्हें वहां जमा कर दिया। हालांकि 2014 में वैज्ञानिकों के एक समूह ने आखिरकार इसका पता लगा लिया और इस जमावड़े का कारण लगभग 4500 साल पहले हुई भूकंपीय गतिविधि को बताया। डेटिंग तकनीकों और विश्लेषण से वह सिद्धांत आंशिक रूप से सही साबित हुआ। संभवतः वहां एक हिमनद मौजूद था जिसने चट्टान की सतह को घिस दिया और उसे गिरने के लिए कमजोर बना दिया। 7000 साल बाद अब कमजोर हो चुके पहाड़ों में शोधकर्ताओं ने पाया कि एक भूकंप से विशाल चट्टानी भूस्खलन शुरू हो गया। मलबा पहाड़ की तलहटी तक लुढ़कता चला गया, एक के ऊपर एक जमा होता गया और खुद का एक टीला बना लिया। पास के मुख्य विवर्तनिक फॉल्ट ने इस विचार को और समर्थन दिया। भू आकृतिक विज्ञानी फिलिप ह्यूजेस और उनके सहयोगियों ने इस रहस्य को सुलझाने का प्रयास किया। चट्टानों की उम्र पता करते हुए उन्होंने जाना कि ब्रह्मांडीय किरणों के क्वार्ट्ज से टकराने पर बेरिलियम 10 आइसोटोप बनता है। इस आइसोटोप का स्तर यह निर्धारित कर सकता है कि चट्टानें कब खुले वातावरण में आईं, जिससे अंततः यह पता चलता है कि वो जमाव कब बना था। उनकी उम्र जानने से शोधकर्ताओं को रिकॉर्ड खंगालने और प्राकृतिक आपदाओं की पहचान करने में मदद मिली, जिससे 4500 साल पुराने भूकंप का पता चला। विनाशकारी हिमस्खलन और अब रहस्यमय न रह गई चट्टानों का ढेर एक गांव बसाने के लिए आदर्श स्थान साबित हुआ। लेकिन इस पूर्व रहस्यमय तत्व से आगे भी अरारात में और भी रहस्य मौजूद है, जहां वहां जाने वालों में कई रहस्यमय बीमारियां दर्ज की गई हैं। कुछ लोग इसे शापित भूमि मानते हैं। नंबर 11। वर्जीनिया ब्राजील में सच में क्या गिरा था? ये वही सवाल है जो 1996 की वर्जीनिया घटना के समय
पूरे शहर में चर्चा का विषय बना, ब्राजील का रोजवेल, जिसने समुदाय को परेशान कर जवाबों की तलाश में छोड़ दिया। मिनास गेरेस दक्षिण पूर्वी ब्राजील में स्थित इस शहर में 1 लाख लोग रहते थे और उनमें से एक बड़ी संख्या ने अजीबोगरीब दावे करने शुरू कर दिए, जिससे मीडिया में काफी चर्चा हुई और एक गहन जांच शुरू हो गई। ये सब 13 जनवरी 1996 को शुरू हुआ, जब कार्लोस डी सूजा साओ पाउलो से मिनास गेरेस जा रहे थे। वो दिन भर अपने कुछ दोस्तों से मिलने का इरादा रखते थे। उनका प्लेन उड़ाने का प्लान था, लेकिन यात्रा के दौरान कार्लोस एक अजीब घटना के गवाह बने। उन्होंने सिगार जैसी अजीब वस्तु को अपनी ओर आते देखा। वह नहीं समझ पाए कि वह क्या था, लेकिन उसका पिछला हिस्सा बहुत क्षतिग्रस्त था। उन्हें लगा जैसे उस पर गोली चली हो। वह वस्तु जमीन से 300 मीटर ऊपर थी और तेजी से ऊंचाई खो रही थी। हाईवे पहुंचने से पहले कार्लोस ने देखा कि कार अचानक घूमी, उल्टी दिशा में गई, कुछ पल फिसली और जमीन से टकराई। कार्लोस ने अपनी गाड़ी रोक दी और उस जगह की ओर बढ़े जहां उन्होंने यूएफओ को गिरते हुए देखा था। उन्होंने देखा कि वह एक सफेद घर के पास दुर्घटनाग्रस्त होकर उतरा था। उससे ऐसा रसायन रिस रहा था जिसने 40 मीटर घास जला दी। उन्होंने जो वस्तु देखी थी वह स्कूल बस के आकार की थी, अब मिट्टी में धसी और चारों ओर मलबा था। कार्लोस को अमोनिया जैसी गंध आई और उन्होंने अजीब फॉयल जैसा मलबा पाया। फौज वहां पहुंची और उसे वहां से जाने का आदेश दिया। 1 हफ्ते बाद छात्रों ने जिम्नेजियम के पास एक प्राणी देखा, लेकिन फौज ने तुरंत इलाका घेर लिया। उसी दोपहर 3 महिलाओं ने दावा किया कि उन्होंने अलौकिक द्विपाद प्राणी देखा। वह शहर में सुनसान जमीन के एक टुकड़े पर झुका था। वह 5 फीट ऊंचा था और उसका सिर बड़ा था। उन्होंने कहा वह दुबला, भूरी तैलीय त्वचा वाला था। दिन का अंत कई अजीबोगरीब बाहरी अंतरिक्ष से जुड़ी देखी गई घटनाओं और कम से कम एक यूएफओ रिपोर्ट के साथ हुआ। ये अजीब और परेशान करने वाली घटना अब भी अनसुलझी है और सुनने वालों को बेचैन कर देती है। नंबर 10। धरती पर पाए गए 7 सबसे रहस्यमय पुरातात्विक खोजों की सूची में शामिल होने वाला गॉस्पेल ऑफ द लॉर्ड्स ऑफ मैरी एक ऐसी वस्तु थी जो एक समय इस सूची में पूरी तरह फिट बैठती थी। ये किताब करीब 1500 साल पुरानी थी और इसमें एक अपठनीय गॉस्पेल था। कई लोगों ने इस प्राचीन पांडुलिपि का रहस्य सुलझाने का प्रयास किया, पर सब असफल रहे। यह किताब मिस्री कॉप्टिक भाषा में ग्रीक वर्णमाला से लिखी गई थी, जो रहस्यमय मानी जाती है। खोज के बाद से माना जाता है कि ये सुसमाचार भी अन्य सुसमाचारों की तरह मरियम के इकलौते बेटे के जन्म, जीवन और मृत्यु का वर्णन करता है। ये सिर्फ अनुमान था, क्योंकि गुप्त अंशों को कूटबद्ध करने के लिए इस्तेमाल की गई भाषा पढ़ी नहीं जा सकती थी। आखिरकार मरियम के लॉर्ड्स का सुसमाचार सार्वजनिक रूप से ओझल हो गया, लेकिन कुछ इतिहासकारों के दिमाग में अब भी मौजूद था। इतिहासकार इस छोटी पुस्तिका से आकर्षित हुए और इसके रहस्यों को उजागर करने का निश्चय किया। फरवरी 2015 में उनकी कड़ी मेहनत आखिरकार रंग लाई, जब पहले अज्ञात सुसमाचार को डिकोड किया गया शीर्षक ने ऑनलाइन समाचारों की सुर्खियां बटोरी। उन्होंने देखा कि गॉस्पेल ऑफ द लॉर्ड्स ऑफ मैरी अन्य पांडुलिपियों से अलग है। शोधकर्ताओं ने जब पहली बार गॉस्पेल के लिए कॉप्टिक शब्द का अनुवाद किया तो उन्होंने इसे सिर्फ जीवनी माना, पर हर हिस्से का विश्लेषण करते हुए वे हैरान रह गए और उनके मन में सवाल उठता रहा, क्या गॉस्पेल ऑफ द लॉर्ड्स ऑफ मैरी निषिद्ध भविष्यवाणियों से जुड़ा है? प्रारंभिक अनुच्छेद ने पाठक को गुमराह किया। इसमें लिखा था, गॉस्पेल ऑफ द लॉर्ड्स ऑफ मैरी, यीशु मसीह की माता, जिन्हें प्रधान स्वर्गदूत गैब्रियल ने शुभ समाचार दिया। जो व्यक्ति पूरे दिल से आगे बढ़ेगा उसे वही मिलेगा जिसकी वो तलाश करता है। बस 2 मन वाला मत बनो। जैसे जैसे वे प्राचीन भाषा को खोलते गए, उन्होंने पाया कि सुसमाचार जीवन की कहानी कम और एक मैजिक 8 बॉल यानी भविष्य बताने और लोगों की समस्याएं सुलझाने वाला सहायक अधिक है। अब इसे भविष्यवाणी पुस्तक माना जाता है, जिसमें उनके प्रयासों से 37 सवाल जवाब सामने आए
और यीशु का थोड़ा उल्लेख है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस बहुत उपयोग किए गए ग्रंथ का उपयोग ज्योतिष या भविष्यवाणी के उद्देश्यों के लिए किया गया था। कोई व्यक्ति जिसे अपने मन में किसी सवाल का जवाब चाहिए था जो उसे परेशान कर रहा था, शायद उस व्यक्ति के पास गया होगा जिसके पास यह पांडुलिपि थी। वह सवाल पूछा जाता और एक यादृच्छिक चयन प्रक्रिया के माध्यम से समस्या का समाधान सामने आता। किताब का मालिक ही ज्योतिषी होता जो भविष्यवाणियों की व्याख्या कर बताता कि समस्या वाले व्यक्ति को कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए। इन 37 में से हर अनुच्छेद अस्पष्ट है, जिससे उनकी अलग अलग व्याख्या हो सकती है। जैसे भविष्यवाणी संख्या 34 में लिखा है, तुरंत आगे बढ़ो, ये भगवान की ओर से है। तुम जानते हो कई दिनों से तुम कष्ट झेल रहे हो, पर तुम्हें फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तुम विजय के आश्रय में हो। इन ग्रंथों में कई कठिनाइयों, हिंसा, पीड़ा और कभी कभी धमकियों के दृश्य प्रमुख है। हालांकि अतीत में कई भाग्य बताने वाली किताबें थीं जो खास तौर पर उपयोगकर्ता का भविष्य बताने के लिए बनाई गई थी, लेकिन यह पांडुलिपि एक शब्द के लिए अनोखी थी, सुसमाचार। टीम को अभिलेखागार में सुसमाचार नामक कोई अन्य भाग्य बताने वाली किताब कभी नहीं मिली। नंबर 9, 2019 में बढ़ती भीड़ का विकास। संकट और महामारी ने समाचारों की सुर्खियां बनाई, लेकिन मेक्सिको में लोग जिस डर का सामना कर रहे थे वह बिल्कुल अलग था। कुछ डरावना सड़कों पर आ गया था जो अंधेरे में छुपा था और नागरिकों को डरा रहा था। चियापास नगरपालिका के कोयडा के लोग नींद से वंचित थे, खिड़कियों से झांकते और हर आवाज पर कांपते थे। शहर के लोग अंधेरा होने के बाद अपने घरों से बाहर निकलने से बहुत डरते थे। उनका मानना था कि कोई अंधेरे में छुपा है और मौके की तलाश में घात लगाए बैठा है। इस रहस्यमय स्थिति को और भी डरावना बना देता था यह विश्वास कि वो पीछा करने वाला इंसान नहीं बल्कि किसी अलौकिक शक्ति का प्राणी था। अलग अलग रिपोर्टें पुलिस स्टेशन में तेजी से आने लगी और अधिकारियों को सार्वजनिक चेतावनियां जारी करनी पड़ी, जिससे निवासियों में दहशत फैल गई। उस प्राणी की लंबाई 6.5 फीट थी, उसमें अजीब दुर्गंध थी, गोलियां असर नहीं करती थीं और वह 9 फीट तक छलांग लगा सकता था। रिपोर्टें कोयडा में वेयरवुल्फ का जिक्र कर रही थी। रात में निवासी उसकी हुआ हुआ सुन सकते थे और कुछ तो उसका सामना भी कर चुके थे, जिससे डर के मारे उनके चेहरे का रंग उड़ गया था। निवासियों ने काले जीव को छतों व पड़ोसी घरों पर चलते देखा था। उन्होंने डर से खिड़की से छुपकर देखा, आशा की दरिंदा उन्हें न देखे। उस जीव के भौतिक सबूत भी सामने आने लगे। वे लंबे पंजों के निशान और अजीब खरोंचें थीं जो कठोर जमीन में गहराई तक खुदी थीं। कि भेड़िया मानो सड़कों पर घूम रहा है, यह विश्वास इतना प्रबल था कि रात के अंधेरे में बंदूकों की आवाजें गूंज उठती थीं। कुछ बहादुर निवासी उस प्राणी से लड़ रहे थे, जिससे समुदाय में दहशत बढ़ रही थी। स्थानीय चर्च के एक पादरी ने तो लोगों को यहां तक निर्देश दिया कि वे अपने घरों के बाहर मोमबत्तियां जलाएं, ये मानते हुए कि इससे उन्हें शांति मिलेगी और यह रहस्यमयी प्राणी दूर रहेगा। पुलिस ने कोयडा के अगुआ हे में बढ़ती वेयरवुल्फ रिपोर्टों की जांच की, जहां उन्हें सिर्फ पदचिह्न मिले जो इंसानी पदचिह्नों से बड़े थे और जिनके बीच करीब 10 फुट का फासला था। खतरे को देखते हुए पुलिस ने जांच शुरू की। अप्रैल 2020 में बारियो नुएवो में 3 पुलिसकर्मी हुआ की आवाजें और वेयरवुल्फ दिखने की घटनाओं पर पहुंचे। उन्होंने एक जीव देखा जो 6 फुट की बाड़ कूदकर छतों पर चला गया, जिससे नागरिकों की रिपोर्ट सही साबित हुई। कोटो वेयरवुल्फ की रिकॉर्डिंग्स और तस्वीरों की कमी ने संदेह बढ़ाया। फोटोग्राफ के रूप में भौतिक प्रमाण के बिना वेयरवुल्फ के अस्तित्व को एक रहस्य ही बना रहने दिया गया। स्थानीय व्याख्याएं जल्दी आईं, जिनमें जगुआर, ऑसेलॉट, चमगादड़ और उल्लू शामिल थे। कुछ ने कहा कि गवाह अंधेरे में भ्रमित हो गए थे। चियापास का वेयरवुल्फ हमेशा एक रहस्य ही बना रहेगा। क्या यह सामूहिक उन्माद था, कोई स्थानीय जानवर था, या यह कुछ और डरावना था, लोक कथाओं और डर का कोई प्राणी? नंबर 8, बिगफुट और येती जैसे विशाल और एकांत प्रिय बंदरों के प्रति आकर्षण
शायद इतिहास में निहित है। एशिया में होमो सेपियंस के आगमन से पहले सबसे बड़ा ज्ञात प्राइमेट जाइगेंटोपिथेकस मौजूद था। ये विलुप्त बंदर जो 6 से 10 फीट ऊंचे और 440 से 1100 पाउंड वजनी थे, प्लाइस्टोसीन युग के दौरान दक्षिणी चीन में घूमते थे और संभवतः वियतनाम और थाईलैंड तक फैले हुए थे। वे शायद होमो इरेक्टस के साथ 1 लाख साल पहले तक सह अस्तित्व में रहे, लेकिन अस्पष्ट कंकाल अवशेषों के कारण इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। उनके विलुप्त होने का रहस्य, जो मानव शिकार के कारण नहीं था, आखिरकार 2024 में सुलझ गया। शोधकर्ताओं ने पाया कि अनुकूलन न कर पाने की वजह से यह प्रजाति करीब 1 लाख साल पहले खत्म हो गई। प्राचीन जलवायु और जीवाश्मों के अध्ययन से पता चला कि जाइगेंटोपिथेकस बहुत बड़ा और भोजन में विशेषीकृत था, जिससे वह जलवायु परिवर्तन में नहीं टिक सका। यह घटना 6 से 7 लाख साल पहले हुई, जब यहाँ सूखा पड़ा और घने जंगल झाड़ियों वाले घास के मैदान बन गए। फलों पर आधारित उनका पसंदीदा आहार तब दुर्लभ हो गया। दांतों के घिसाव से जाहिर है उन्होंने मजबूरी में छाल और सूखी टहनियां खाईं। छोटे प्राइमेट्स ने पेड़ों पर जाकर भोजन खोजने के लिए खुद को अनुकूलित कर लिया, जबकि जाइगेंटोपिथेकस का बड़ा आकार और धीमी गति उन्हें अनुकूलित नहीं होने देती थी, जिससे वे विलुप्त हो गए। नंबर 7। पॉल हार्ले पारिवारिक थे। उनकी पत्नी, 3 बच्चे और पोते पोतियां थीं। 2014 में वो एक नेटवर्क रेल वेल्डर के रूप में काम कर रहे थे और अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे थे। पिछले कुछ वर्षों में उस समय 53 वर्षीय व्यक्ति कई बार गायब हो चुके थे। कहा जाता है कि वह मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे, जिसकी वजह से वह अचानक कहीं भी चले जाते थे, लेकिन उन्हें हमेशा जल्दी ही ढूंढ लिया जाता था और उनका परिवार, जो उनसे प्यार करता था और उनकी देखभाल करता था, उन्हें सहारा देता था। एक रविवार को हार्ले परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। ये 28 सितंबर 2014 की बात है, जब पॉल अपने डम्बार्टन के व्हाइटफोर्ड एवेन्यू स्थित घर से बाहर चले गए। लेकिन इस बार कुछ अलग था। इस बार उस आदमी ने मोबाइल, बैंक कार्ड या चाबी नहीं ली, जबकि पहले लेता था। जब परिवार को एहसास हुआ कि वह वापस नहीं आ रहा है, तो उन्होंने पुलिस विभाग में पॉल के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। जांच की गई, लेकिन जो आदमी लापता था वो भी एक वयस्क था जो अपनी मर्जी से गया था। ऐसे किसी व्यक्ति को ढूंढने के लिए वे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते थे, जो बस मिलना ही नहीं चाहता था। समय बीतने के साथ पॉल को उसे ढूंढने की उम्मीद घटती गई। फिर भी वे जानने को बेताब थे कि क्या हुआ। बच्चों ने भरोसा किया कि उनके पिता कभी नहीं जाएंगे और रहस्य सुलझाने की पूरी कोशिश की। जवाब पाने के लिए उन्होंने निजी जासूसों, सार्वजनिक अपीलों और ज्योतिषियों की मदद ली। परिवार ज्योतिषियों में विश्वास नहीं करता था, लेकिन वे उपलब्ध हर संसाधन का उपयोग करने के लिए दृढ़ थे। उनमें से कुछ ज्योतिषियों ने दावा किया कि वह उद्धरण चला गया है और दूसरों ने सुझाव दिया कि वह पानी में है। कोई नहीं जान पाया कि वह कहाँ है या उसका क्या हुआ। उनके बच्चों ने इस खोज को एक बुरा सपना बताया, जो खुलासों की कमी से दिल टूटे हुए थे। महीने सालों में बदल गए और जल्द ही आखिरी उम्मीद की किरण भी खत्म हो गई। पॉल हार्ले लापता थे और नहीं चाहते थे कि कोई उन्हें ढूंढे। सालों तक न कोई जानकारी मिली, न कोई देखा गया, न शव मिला। फिर कुछ अजीब हुआ। 2021 में एक तस्वीर फैलने लगी जो ग्लासगो से आई थी। तस्वीर में एक आदमी गर्म कपड़े पहनकर बर्फ में बैठा था और उसके चारों ओर बर्फ गिर रही थी। हालांकि वे चेहरा नहीं देख सके, पॉल के परिवार की उम्मीद फिर जगी। ग्लासगो की एक चैरिटी ने 2018 में एक बेघर आदमी को आश्रय दिया, जिसकी फोटो फैली थी और माना जा रहा था कि वह पॉल हार्ले है, जो 2014 से लापता था। उसका परिवार ग्लासगो गया। वहां पता चला फोटो पुरानी थी। एक अभियानकर्ता ने कहा कि फोटो वाला व्यक्ति नहीं चाहता था कि उसे ढूंढा जाए, पर यह नहीं बता सके कि वह पॉल था या नहीं। पॉल अपनी तयशुदा जगह बदलने से पहले ही गायब हो गया, जिससे उसकी गुमशुदगी और रहस्यमय हो गई। नंबर 6। एल नीनियो और ला नीना प्रशांत महासागर में जलवायु पैटर्न है जो दुनिया के मौसम को प्रभावित करते हैं। सामान्य प्रशांत महासागर में
व्यापारिक हवाएं भूमध्य रेखा के पास पश्चिम बहती हैं। दक्षिण अमेरिका से पानी गर्म होता है और फिर एशिया की ओर बढ़ता है। इस गर्म पानी की जगह लेने के लिए एक प्रक्रिया जिसे अपस्वेलिंग कहा जाता है, समुद्र की गहराइयों से ठंडा पानी सतह पर लाती है। एल नीनो और ला नीना एक दूसरे के विपरीत जलवायु पैटर्न हैं जो सामान्य स्थिति को बदलते हैं। इनमें से एक घटना 9 से 12 महीने चलती है और हर 2 से 7 साल में होती है। दोनों चक्रों के बारे में जाना जाता है कि ये जंगलों में आग लगने का कारण बनते हैं, मौसम को प्रभावित करते हैं और पूरे पारिस्थितिकी तंत्र पर असर डालते हैं। एल नीनो अक्सर होता है और इसकी खासियत कमजोर व्यापारिक पवनें हैं। गर्म पानी अमेरिका के पश्चिमी तट की ओर लौटता है। ये स्पेनिश में छोटा लड़का के लिए है और पहली बार 1600 के दशक में आया था। इस घटना के बारे में जाना जाता है कि यह मौसम के पैटर्न को काफी प्रभावित करती है, जिससे कुछ क्षेत्रों में सूखा पड़ता है और अन्य में बाढ़ आ जाती है। अडिग विश्लेषण के माध्यम से शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों ने इन जलवायु पैटर्नों के बारे में बहुत कुछ सीखा है, जो अजीब और अजीबोगरीब घटनाएं लग सकती हैं, लेकिन हम इनके बारे में लगभग सब कुछ जानते हैं जो जानना संभव है। तो फिर रहस्य कहां से आता है? पता चलता है कि जब शोधकर्ताओं ने एल नीनो के बारे में अपनी धारणाएं और दावे किए तो वे अपनी सोच में बहुत ज्यादा आत्मविश्वासी हो गए। इन उतार चढ़ावों को समझाने की कोशिश करने वाले वैज्ञानिक मॉडल्स ने सुझाव दिया कि पृथ्वी का अंतरिक्ष में डगमगाना इन अप्रत्याशित घटनाओं का कारण था। कहा गया था कि सौर विकिरण का स्तर इन घटनाओं की तीव्रता को प्रभावित करता है। मॉडल्स ने बताया कि अतीत की घटनाएं आज के अनुभवों से कमजोर थी। हाल ही में इस विचार को चुनौती दी गई है और एक नया अप्रत्याशित तत्व कहानी में आया है, समुद्री सीपियां। शोधकर्ताओं को लगा था कि उन्होंने एल नीनो घटनाओं का सही नक्शा बना लिया है, लेकिन समुद्री सीपियों का साधारण संग्रह कुछ और बताता है। जो इलाका आज पेरू है, वहां के आदिवासी लोगों द्वारा फेंकी गई सीपियों के एक बड़े ढेर का विश्लेषण करने पर ठोस सबूत मिले। एक तरह का जलवायु रिकॉर्ड सामने आया। वैज्ञानिक सीपियों में ऑक्सीजन के अनुपात का विश्लेषण कर रहे थे, तभी उन्हें चौंकाने वाली जानकारी मिली। वे उन पैटर्न से मेल नहीं खाते थे जिनकी उन मॉडलों के आधार पर उम्मीद की जा रही थी, जिन पर वैज्ञानिक समुदाय अपनी धारणाएं बना रहा था। सीपियों के विश्लेषण से पता चला कि पूरा मॉडल और उसके बाद निकाले गए सभी निष्कर्ष गलत थे। ऐसा लगता है कि एल नीनो का सौर ऊर्जा से कोई लेना देना नहीं था, बल्कि शोधकर्ताओं ने पाया कि पिघलते ग्लेशियरों से निकलने वाली भारी मात्रा में बर्फ और पानी को बहुत कम आंका गया है। वे न केवल इस घटना के कारण के बारे में गलत थे, बल्कि वैज्ञानिक एल नीनो के कितने समय से हो रहे हैं इस बारे में भी गलत थे। समुद्री सीपियों ने जवाब भी दिया। पता चला कि ऐसी गतिविधि प्रशांत महासागर में 10,000 साल पहले भी मौजूद थी और प्रारंभिक होलोसीन काल में यह बार बार और बहुत तीव्र थी। नंबर 5, 2007 में एक अलग तरह का रहस्य अंतरराष्ट्रीय सुर्खियों में छाया रहा, जिसमें चैनल द्वीप समूह सबसे आगे थे। 23 अप्रैल की बात है जब रे बॉयर यूनाइटेड किंगडम के चैनल द्वीप समूह के एक पायलट ट्रीलैंडर विमान में सवार हुए। वह साउथहैम्पटन से नियमित उड़ान में एल्डर्नी द्वीप का सबसे उत्तरी हिस्सा की ओर जा रहे थे। उस दोपहर जब फ्लाइट GR 544 ने उड़ान भरी तो सब कुछ सामान्य लग रहा था। कुछ मिनटों बाद जब रे और उनके 5 यात्रियों ने कुछ अजीब देखा तो सहजता की भावना धीरे धीरे गायब होने लगी। विमान द्वीप से सिर्फ 30 मील दूर और 4000 फीट की ऊंचाई पर था जब उन्होंने उसे देखा। एल्डर्नी के पश्चिम में 40 मील दूर एक अजीब यान मंडरा रहा था। वह लंबा, पतला और नुकीला था। उसका चमकीला पीला रंग समुद्र के नीले विस्तार के बीच साफ दिख रहा था। ये अजीब वाहन आसमान में 2000 फीट की ऊंचाई पर स्थिर था। शुरुआत में रे ने सोचा वह उसके विमान से करीब 10 मील दूर है, लेकिन जब उसने यह निर्धारित किया कि वह वास्तव में कितनी दूर है, तब उस वस्तु का असली आकार सामने आया और वह विशाल थी। रे और उसके यात्री ने सुझाव दिया
कि वह 737 से काफी बड़ी थी। उनका कहना था कि वह कम से कम 1 मील चौड़ी रही होगी। लेकिन रे और यात्रियों ने यह ही नहीं देखा था। जैसे ही वे अजीब जहाज के पास से गुजरे, उनकी नजर कुछ और पर भी गई। जैसे ही वे एल्डरनी के पास पहुंचे, वहां पहले जैसे ही एक दूसरा वस्तु भी पास में दिखाई दिया। इस बार वह ग्वेर्नेसी के ऊपर मंडरा रहा था, लेकिन केवल 9 मिनट तक ही दिखाई दिया। जो देखकर रे चिंतित हुए, उन्होंने एयर ट्रैफिक कंट्रोल जर्सी एयरपोर्ट से संपर्क किया। हैरानी की बात है, रे अकेले नहीं थे जिन्होंने रहस्यमय यान की रिपोर्ट की थी। पैट्रिक पैटरसन, एक और पायलट जो विपरीत दिशा में जा रहे थे, ने भी वही चीज देखी थी। पायलट ब्लू आइलैंड से आ रहे थे और जर्सी जा रहे थे। सार्क के पास पहुंचते ही उन्होंने बाईं ओर मंडरा रही अजीब वस्तु को पार किया। उन्होंने उस यान को पतला, पीला और एक कॉम्पैक्ट डिस्क जैसा बताया। ये ठीक उसी जगह पर था जहां रे ने कुछ क्षण पहले उसे देखा था। कहानी और अजीब हो गई जब जमीन पर लोगों ने भी वही चीज देखी। गर्नसी के बीबीसी रेडियो ने बताया कि सार्क के 2 निवासियों ने आकाश में 2 बेहद चमकीली पीली वस्तुएं लटकती हुई देखीं। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने इन वस्तुओं को रडार पर 55 मिनट ट्रैक किया, फिर वे गायब हो गई। 1 साल बाद जांच के बावजूद 2008 की वैज्ञानिक रिपोर्ट में क्षेत्र में कोई सैन्य गतिविधि या प्रयोग नहीं मिला और उनका दावा था कि चैनल आइलैंड्स एयर ट्रैफिक कंट्रोल अब उन वस्तुओं से अनजान था। विशेषज्ञ वस्तुओं की पहचान नहीं कर सके और उन्होंने संभावित स्पष्टीकरण जैसे सनडॉग्स या परावर्तन बताए, लेकिन अंततः इंग्लिश चैनल यूएफओ अब भी अनसुलझे है। नंबर 4, तिब्बती पठार, जो पृथ्वी के सबसे ऊंचे बसे हुए स्थानों में से एक है। इसके पूर्वी किनारों पर प्राचीन अज्ञात सभ्यताओं का घर था। यह नवपाषाण समूह कठोर पहाड़ी इलाकों में फला फूला, जब तक कि लगभग 2000 ईसा पूर्व एक अचानक बड़े पैमाने पर पलायन नहीं हुआ, जो उनके मुख्य अनाज बाजरे के रहस्यमय ढंग से गायब हो जाने के साथ मेल खाता है। इस क्षेत्रीय पतन ने हजारों वर्षों से पुरातत्वविदों को हैरान किया। सदियों तक ये बसने वाले अपने और पशुओं के लिए उत्तरी चीन से आए बाजरे पर निर्भर रहे। 4000 वर्षों बाद ये फसल अचानक गायब हो गई और उसी के साथ सभ्यता भी खत्म हो गई। 300 साल बाद नए बसने वालों ने गेहूं और जौ की सफलतापूर्वक खेती की, जिससे इतिहासकार यह सोचने पर मजबूर हो गए कि एक फसल क्यों असफल हुई जबकि बाकी सफल रहीं। तिब्बती बाजरे का रहस्य। 2015 में जेड ग्वेडेस के नेतृत्व में एक पुरातात्विक टीम ने सुलझाया। नई तकनीक और साक्ष्यों से उन्होंने पाया कि जलवायु परिवर्तन असली दोषी था। यह सिर्फ आज की समस्या नहीं है। बाजरा गर्म होलोसीन जलवायु उत्कर्ष के समय खूब फला फूला, लेकिन करीब 2000 ईसा पूर्व अचानक ठंडे दौर के कारण इसकी खेती असंभव हो गई, जैसा नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज की कार्यवाही में प्रकाशित है। अपना मुख्य भोजन स्रोत खत्म हो जाने के कारण मूल निवासी लोगों को पठार छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। गोहेटा की टीम ने यह भी पाया कि बाद में गेहूं और जौ की सफलता का कारण उनकी ठंडी परिस्थितियों में फलने फूलने की क्षमता थी, जिससे वे बाजरे की जगह तिब्बत का मुख्य आहार बन गए। विडंबना है कि आधुनिक वैश्विक ऊष्मीकरण आज बाजरे के पक्ष में जा सकता है, क्योंकि तिब्बती पठार अब सबसे तेजी से गर्म हो रहे क्षेत्रों में से एक है, जिससे ये भूले बिसरे बीज फिर से उभर सकते हैं। नंबर 3, तसादाई की अजीब कहानी। मिंडानाओ द्वीप पर दक्षिण कोटाबातो के एकांत प्रांत में शुरू होती है। ये 1971 था जब तसादाई नाम पहली बार सामने आया। हालांकि कहा जाता है कि उनकी खोज कुछ साल पहले ही हो चुकी थी। उसी साल स्थानीय शिकारी डेव फॉल, जो दक्षिण कोटाबातो के जंगल में शिकार कर रहे थे, ने मैनुएल एलिजाल्डे को कुछ अजीब खबर दी। एलिजाल्डे, जो पनम के प्रमुख थे, यह फिलिपीनी सरकार की वह एजेंसी थी जो देश की सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए समर्पित थी। द फॉल द्वारा लाई गई जानकारी से हैरान तो रह गए, लेकिन उनकी जिज्ञासा भी बढ़ गई। उन्होंने अधिकारी को बताया कि कुछ साल पहले शिकार के दौरान वे एक रहस्यमय आदिम समूह से मिले थे। समूह से संपर्क के बाद डेफाल
बाहरी दुनिया से उनका एकमात्र संपर्क बन गए। रुचि तेजी से बढ़ी और एलिजाल्डे ने आदेश दिया कि इस अछूते समाज के साथ एक बैठक आयोजित की जाए ताकि उनकी उत्पत्ति और संस्कृति के बारे में और अधिक जाना जा सके। तो डेफाल ने ठीक वही किया और 7 जून को अधिकारी की औपचारिक रूप से तसाडाए से मुलाकात कराई गई। कथित तौर पर इस समूह में 27 लोग शामिल थे जो 6 स्थायी परिवारों से संबंधित थे। वे मिंडानाओ के घने जंगल की गुफाओं में भोजन संग्रह पर आधारित जीवन जीते थे। उनकी तकनीक पत्थर युग जैसी थी, जिससे एलिजाल्डे को यह विश्वास हुआ कि वे पत्थर युग के अंतिम जीवित लोग हैं जो पूरी तरह से आधुनिकता से अछूते हैं। उनके पास जो भी औजार थे वे लकड़ी और पत्थर से बने हुए थे। उनके पास न तो कृषि थी, न शिकार करने की कोई कला थी और न ही युद्ध के लिए कोई हथियार थे। बैठक के बाद एलिजाल्डे ने प्रकाशित किया कि यह रहस्यमय समूह शांतिप्रिय था, जिनके पास युद्ध या हथियारों का न साधन था न शब्द। उनके मन में दुश्मनी नहीं थी और वे बिना हस्तक्षेप रहते थे। उस साल तसादाए की खोज पर वियतनाम युद्ध की ऑनगोइंग घटनाओं का साया था। अखबारों में हिंसा की तस्वीरें और नई मौतों के संकेत देने वाली सुर्खियां छाई रहती थीं, लेकिन नेशनल ज्योग्राफिक के लिए ये खोज उनकी स्वतंत्र सुर्खियों पर छा गई थी। 1 साल बाद नेशनल ज्योग्राफिक मैगजीन में 32 पन्नों की कवर स्टोरी और एक डॉक्यूमेंट्री जारी की गई थी। इसमें तसादाए, उनकी मुलाकात व आदिम संस्कृति का वर्णन था। बिल्कुल, जब ये जानकारी जनता के सामने आई तो कोई भी पत्थर युग की इस समाज को उसके हाल पर छोड़ने वाला नहीं था। कहा जाता है कि चार्ल्स लिंडबर्ग और जीना ला लोलो ब्रिजिडा जैसी हस्तियां इस रहस्यमय समूह को देखने जंगल गई। फोटोग्राफर और पत्रकार जंगलों में रिपोर्टिंग और तस्वीरें खींचते हुए माहौल को परेशान कर रहे थे। फिर 11 मानव विज्ञानी आए, लेकिन कोई भी 6 हफ्ते से ज्यादा नहीं रुका। पहुंच का नियंत्रण एलिजाल्डे के हाथ में था, जो इस खोज की रक्षा करना चाहता था, लेकिन साथ ही इससे लाभ भी कमाना चाहता था। फिर तसादाए जैसे आए थे वैसे ही अचानक गायब हो गए। 1976 में जंगल के लोगों से मिलने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया। ये राष्ट्रपति मार्कोस ने लागू किया था। अगले 10 वर्षों तक तसादाए के बारे में सभी जानकारी बंद हो गई। अधिकांश लोग अजीब कहानियां भूल गए और पत्थर युग की सभ्यता की धारणा भी धीरे धीरे ओझल हो गई। 1986 में पीपल पावर क्रांति ने राष्ट्रपति को हटा दिया, जिससे तसादाए जनजाति तक एक बार फिर पहुंच संभव हो गई। जांच में पता चला कि वो जनजाति वहां से जा चुकी थी और सदस्य स्थानीय समुदायों में रह रहे थे, जिससे मानव विज्ञानियों ने तसादाए को फर्जी करार दिया। लेकिन अमेरिकी भाषाविद लॉरेंस रीड ने बाद में तसादाए के साथ 10 महीने बिताए और पाया कि वे वास्तव में अलग थलग थे। उनकी कृषि पद्धतियां अनोखी थी और उनकी बोली भी अलग थी। उन्होंने ये सिद्धांत रखा कि वे कम से कम 150 वर्षों से अलग थलग थे, 1000 वर्षों से नहीं, और उनकी भाषा मनोबो से जुड़ी थी। एलिजाल्डे भागने के बाद लौटे और तसादाए को उन प्रोफेसरों के खिलाफ मुकदमा जीतने में मदद की जिन्होंने उन्हें फर्जी करार दिया था, जिससे इस जनजाति की सच्चाई रहस्य बनी रही। नंबर 2, 1930 के दशक में मानो पर्दा उठता है, तनाव बढ़ता जाता है और सब कुछ उस नाटकीय मंचन में बदल जाता है जिसे हम अपनी जिंदगी कहते हैं। ये द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत थी, जब धुरी शक्तियों और मित्र देशों के बीच वैश्विक संघर्ष निर्णायक मोड़ पर था। यह जर्मनी का भड़काऊ फैसला था जिसने उस अनिवार्य पतन की ओर ले गया जिसमें अनावश्यक हत्याकांड हुए। 1939 में तानाशाही के अधीन जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया और इसके बाद मानव इतिहास का सबसे घातक युद्ध शुरू हुआ। 60 मिलियन मौतें, नरसंहार और इतिहास में पहली बार परमाणु हथियारों का इस्तेमाल। ये घटनाएं स्पष्ट कारणों से सबसे प्रसिद्ध थी। उन्होंने ऐतिहासिक संघर्ष की कथा पर पूरी तरह हावी रही और एक ऐसे पर्दे का काम किया जिसने कम प्रसिद्ध लेकिन उतने ही भयानक कृत्यों को छुपा लिया। हाल के वर्षों में हमने पाया कि जर्मन सैनिकों ने विरोधियों के साथ दुर्व्यवहार किया, उन्हें यातनाएं दी और मार डाला। साथ ही महत्वपूर्ण खजाने, उल्लेखनीय कलाकृतियां और अपूरणीय अवशेष भी चुरा लिए। उन्हें
किताबें जलाने का भी शौक था। सैनिकों को जब भी खाली समय मिलता वे विरासत स्थलों और संपत्तियों के विनाश में शामिल हो जाते, लेकिन इसका ज्यादा दस्तावेजीकरण नहीं हुआ। ये संस्कृति का स्पष्ट रूप से सफाया था जो तानाशाही शासन की पहचान है। मुख्य संस्थानों में से एक जो मलबे और धूल में बदल गया था वो था कॉनिग्सबर्ग न्यू यहूदी कब्रिस्तान। ये कब्रिस्तान जो मृतकों का अंतिम विश्राम स्थल था, कालिनिनग्राद में स्थित था और केवल 10 वर्षों से ही चालू था। पहली बार 1928 में खुला था। यहाँ एक बेहद खूबसूरती से डिजाइन किया गया अंत्येष्टि सभागार था जिसे एरिच मिंडलसोहन ने स्वयं बनाया था। दुर्भाग्यवश जर्मन वास्तुकार एरिच मिंडलसोहन ने देखा कि सैनिकों ने इस पवित्र स्थान को बर्बाद कर दिया। उन्होंने 1938 में युद्ध शुरू होने से 1 साल पहले आक्रमण किया। हॉल टुकड़ों में बिखर गया था, समाधियां नष्ट हो गई थीं और दुख फिर से उभर आया। आखिरकार कोनिग्सबर्ग कब्रिस्तान का विनाश हमारी स्मृति से मिट जाएगा और इतिहास की किताबों तक में दर्ज नहीं होगा, लेकिन कई दशकों तक वहां का मलबा बना रहेगा, कलिनिंग्राद के लोगों को परेशान करने वाली घटनाओं की याद दिलाता रहेगा। हालांकि 2010 में यह ऐतिहासिक स्थल एक बार फिर लोगों की नजरों में आ गया। बर्लिन के एक ऐतिहासिक समाज के यहूदी सदस्यों ने वहां कुछ लंबे समय से अनदेखा रहने की जानकारी मिलने पर उस इलाके का निरीक्षण करने का फैसला किया। वे जब पत्थरों और पत्तों को हटाकर छानबीन कर रहे थे तब उन्हें कुछ ऐसा मिला जो तानाशाही से अछूता था। वो अकेला कब्र का पत्थर था जो पीठ के बल गिरा था। उसकी पीठ पर नाम लिखा था, जेकब क्लैमोव्स्की। ऐतिहासिक सोसाइटी के अनुसार यहूदी क्लामोव्स्की परिवार जाना पहचाना था, लेकिन जानकारी यही तक सीमित है। शोधकर्ताओं को इस रहस्यमय व्यक्ति के बारे में कोई और सुराग नहीं मिला, उसके बारे में कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। तो 1 दशक तक ये सवाल बना रहा कि ये आदमी आखिर था कौन। युद्ध पीड़ितों के परिवारों की तलाश में इतिहासकारों और शोधकर्ताओं ने हार नहीं मानी। वे भी उतने ही जवाब चाहते थे जितना कोई और, भले ही इसके लिए दशकों तक खोजबीन और जासूसी करनी पड़े। यही प्रयास थे जिन्होंने आखिरकार रंग लाया, भले ही इसमें 10 साल लग गए। समाज ने ऐसे वंशजों को खोज लिया जिन्हें नहीं पता था कि उनके पूर्वज कभी प्रमुख व्यक्ति थे। उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि कब्रिस्तान में दफन सैकड़ों लोगों में से सिर्फ उनके पूर्वज की कब्र ही अब तक सलामत बची है। डीएनए मिलान और रिकॉर्ड जांच से पुष्टि हुई कि शोधकर्ताओं ने सही परिवार पाया। समाज को समझाने के लिए कि जैकब कौन थे, उनके वंशजों ने वे दस्तावेज और तस्वीरें जिन्हें कभी खोया हुआ माना जाता था दी, जिन्होंने उस अज्ञात व्यक्ति का जीवन उजागर किया। ये 2020 के अंत में था जब सारी पहेली के टुकड़े एक साथ जुड़ गए और एक भूला हुआ रहस्य सामने आया। जैकब अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ कॉनिग्सबर्ग में रहते थे। वह द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मन पक्ष के अनुभवी सैनिक थे, जो इतिहासकारों के लिए चौंकाने वाला था। 1933 में जैकब 55 साल के थे और किसी अस्पष्ट कारण से उन्हें तुरंत ऑपरेशन की आवश्यकता थी। कथित जटिलताओं के कारण उनकी मृत्यु जल्द हो गई और उन्हें कॉनिग्सबर्ग के नए यहूदी कब्रिस्तान में दफनाया गया। 1939 में युद्ध की शुरुआत में उनका परिवार दूसरे देश में जाकर बस गया। उनके पोते पोतियां और परपोते पोतियां दुनिया भर में फैल गए। आज वे इजराइल, अमेरिका और स्विट्जरलैंड में रहते हैं और उन्हें नहीं पता था कि उनके दादा परदादा कौन थे। एक आदमी, एकमात्र बचा हुआ कब्र का पत्थर, एक रहस्य, एक पूर्व सैनिक और इस विचार का प्रमाण कि सब कुछ खोया नहीं है। नंबर 1, समुद्र में गुब्बारे ने पहेली खड़ी की। 1967 के एक अखबार के लेख की हेडलाइन थी। इसमें कुछ बचपन जैसा संकेत था। गुब्बारों को हमेशा जोकरों, मेले और जश्न से जोड़ा गया है। मीडिया को समुद्र में जन्मदिन की पार्टी की सजावट की इतनी परवाह क्यों थी? गुब्बारों की खोज ऐसे खतरनाक समय में हुई थी जब किसी भी चीज को हथियार माना जा सकता था। आखिरकार वो शीत युद्ध का दौर था। 29 जून को अटलांटिक महासागर में कुछ तैरता देखा गया। वह पेटी बेड बॉक्स से बड़ी नहीं थी। फ्लोरिडा के तट पर हेलेंडल के पास इसे खोजते ही
तुरंत तनाव हो गया। खबरें फैल गई थी कि सोवियत संघ और क्यूबा के बीच राजनयिक संबंध मजबूत हो गए हैं, जिससे संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए खतरा और बढ़ गया था। तो जब पानी में वह क्रेट ऊपर नीचे तैरता हुआ दिखाई दिया तो संयुक्त राज्य अमेरिका की कोस्ट गार्ड को जांच के लिए भेजा गया। उनका शक सही निकला जब क्रेट पर यूएसएसआर की संपत्ति की मुहर मिली। हालांकि पते से पता चला कि वह वस्तु क्यूबा के खनिज संसाधन संस्थान से आई थी। अत्यधिक सावधानी के साथ उस बॉक्स को पानी से बाहर निकाला गया और आगे की जांच कार्यालय में जारी थी। धीरे धीरे और बहुत सावधानी से उस क्रेट को खोला गया और उसके अंदर कुछ ऐसा था जो निश्चित रूप से हैरान करने वाला था। जैसा हेडलाइन ने बताया, ये एक पहेली है। क्रेट में 7 पीले गुब्बारे थे, जिनमें हर एक में काला रबर स्टॉपर था। तुरंत ही इसे अजीब और शायद अशुभ माना गया, लेकिन अभी और भी सवाल सामने आने बाकी थे। जब अधिकारियों के क्रेट को करीब से देखा तो उन्हें उस पर वजन की जानकारी लिखी मिली। कुल पैकेज का वजन 50 किलोग्राम या लगभग 110 पाउंड था, लेकिन वजन करने पर यह सिर्फ 13.6 किलोग्राम या 30 पाउंड निकला। काफी मात्रा में वजन कम हो गया था। बाकी वजन कहाँ गया? जल्द पता चला कि वह क्रेट करीब 8 हफ्ते पानी में बहता रहा, जिसे कथित तौर पर लेनिनग्राद रूस से भेजा गया था। क्रेट के बहाव में रहने की अवधि ने शायद गुब्बारे की हवा को बाहर निकलने का मौका दे दिया होगा। यह सुझाव कि गुब्बारे कभी भरे हुए थे एक रहस्य बन गया। क्रेट वाले कमरे में अधिकारी जुटे और एक डरावना विचार सामने रखा गया। क्या हो अगर गुब्बारे उस जहरीली गैस से भरे हुए हों? यह सुझाव बेशक संभावनाओं से बाहर नहीं था। शीत युद्ध का समय हिंसक था और इसमें शामिल कोई भी पक्ष अधिकतम विनाश के किसी भी साधन पर विचार कर सकता था। जैव रासायनिक युद्ध का इस्तेमाल होना आश्चर्यजनक नहीं है। इस डरावने विचार की पूरी तरह से जांच की गई और गुब्बारों पर खुद कोई जहर या विषैले पदार्थ के संकेत नहीं मिले और वे काफी समय से हवा में तैर रहे थे। किसी तटीय क्षेत्र में वायु विषाक्तता के संकेत नहीं मिले, पर लक्षण शायद अनदेखे या सामान्य सर्दी समझ लिए गए। किसी ठोस कहानी का कोई सबूत न मिलने पर उन 7 पीले गुब्बारों को अभिलेखागार में रख दिया गया, किसी न किसी स्पष्टीकरण की ओर इशारा करने वाले और सबूत के इंतजार में। इस बीच लगभग 200 किलोमीटर दूर मैराथन में पहली के समान एक दूसरी पेटी बहती हुई पाई गई। डर वापस आ गया था। वैज्ञानिकों को इस मामले में बुलाया गया और उन्होंने यह निर्धारित किया कि पहली पेटी में गुब्बारों को भरने वाली चीज सिर्फ हवा थी, जिससे रहस्य और भी गहरा हो गया। विस्तृत जांच और जानकारी के लिए अपीलों के बावजूद कभी भी कोई स्पष्टीकरण सामने नहीं आया, जिससे सोवियत संघ के 7 पीले गुब्बारे एक डरावना रहस्य बनकर रह गए। देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक बटन दबाएं, साथ ही सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें, ताकि हमारे सभी आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। मैं टॉप 5 अननोन्स हूँ। अगले वीडियो में मिलूंगा।